वालेकुम। कल यानी 10 फरवरी को इंडियन पार्लियामेंट के काम करने का आखिरी दिन था। जाते-जाते बीजेपी ने एक रेज़ोल्यूशन पास की और वो रेज़ोल्यूशन कंसर्न करती थी बाबरी मस्जिद सॉरी राम मंदिर को। हमें आदत पड़ी हुई है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जब भी राम मंदिर का ज़िक्र आएगा, कहीं न कहीं बाबरी मस्जिद का ज़िक्र भी आ ही जाएगा। तो इसमें कोई ऐसे मेरा ख़्याल है कि बुरा मनाने वाली भी बात नहीं है। बहरहाल जाते वक़्त जो रेज़ोल्यूशन बीजेपी ने पास की, उस रेज़ोल्यूशन के जो मतन है या जो उसके अल्फ़ाज़ हैं वो मैं थोड़ा बताती हूँ। रेज़ोल्यूशन में कहा गया है कि द बिल्डिंग ऑफ राम मंदिर विल अशर अ न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर। बज़ाहिर मुझे इसमें कोई ख़ामी नज़र नहीं आती, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल क्लैरिटी वाली एक स्टेटमेंट है। लेकिन इस स्टेटमेंट का एक रिएक्शन आया पार्लियामेंट के अंदर से और वो मुसलमानों की तरफ से आया। वो रिएक्शन क्या था, उस पर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान हैं आज हरिमोहन साहब। हरिमोहन साहब, आपने सुना कि मैंने स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है आपके? ठीक-ठाक है? मैंने आप स्टेटमेंट बताइए। आपके सामने पढ़ी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टेटमेंट आपके सामने मैंने रखी है मुझे और मैंने आपको ये भी बताया कि मैं एज़ ए न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर या लिसनर मुझे बिल्कुल इस स्टेटमेंट से कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल साफ वाज़ेह स्टेटमेंट, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई क्योंकि यस रिलीजियस जो वर्शिप प्लेसेस होती हैं, जैसे दरगाहें होती हैं, वहाँ कुछ ना कुछ हमने हमेशा सुना है कि चंदा देने का और ये तमाम चीज़ों के चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि राम मंदिर के हवाले से थोड़ा आप क्लैरिटी के साथ बताएँ कि ये स्टेटमेंट किस तरह क्या डिस्क्राइब करती है? देखिए मैडम, इकोनॉमिक अगर प्रोस्पेरिटी या रिवाइवल की बात की जाए तो हमारे इंडिया के जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए जो अगर दो इलाके हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हो रखा और डेवलपमेंट नहीं है, वो है ईस्टर्न यूपी और हुँ, बिहार। हुँ। ईस्टर्न यूपी को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसका सेंटर है अयोध्या। उस पूरे रीजन का सेंटर अयोध्या है, जहां से आसपास अगर हुँ, आप इसको नक्शे पे देखेंगे तो पता लगेगा कि ये पूरा रीजन इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि बहुत ही काफी, और यहाँ हुँ, से हुँ, माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं, लेबर लगातार माइग्रेट करती हैं अपने अपने एरियाज में, और मतलब बाहर। जैसे तमिलनाडु में हमारे यहाँ एक इशू हुँ, क्रिएट हो रखा है। तमिलनाडु कहता है कि यार हम 1 रुपया टैक्स देते हैं, उसके बदले में हमें सिर्फ 22 पैसे मिलते हैं। वहीं जी, नॉर्थ वाले जो हैं, जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो 1 रुपया टैक्स देता है, उसे हुँ, 2 रुपये 20 पैसे वापस मिलते हैं। तो हम अपनी डेवलपमेंट उनको क्यों दें? ये एक मोटा मोटा सेक्शन आया। अब इसको इस तरीके से देखिए कि जब ये रिएक्शन आता है, या ये इसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ की जो माइग्रेंट लेबर है वो हुँ, सारी की हुँ, सारी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, बॉम्बे, मद्रास वगैरह हुँ, सारी जगह घूमती है। इवन हरियाणा के अंदर भी अगर हुँ, आप देखेंगे तो काफी बड़े नंबर में यूपी और बिहार से जो लेबरर्स हैं वो लगातार आते रहते थे। अब सोच कर देखिए, हुँ, वो एक लैंड लॉक्ड इलाका है। अब पूरा हुँ, लैंड हुँ, लॉक्ड एरिया है चारों तरफ से। या तो पोर्ट्स भी काफी दूर हैं, या तो कलकत्ता पोर्ट पड़ेगा, या फिर महानदी के आसपास कोई छोटा मोटा पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना सीधा विशाखापट्टनम है। पोर्ट वहां है नहीं। ट्रेड रूट जो है वो आगे जाकर हमारे हुँ, हुँ, लाहौर और पंजाब के मतलब हमारे जो अटारी बॉर्डर है वहां पर जाकर बंद हो जाता है। अब आप यहां हुँ, समझिए कि ट्रेड रूट ब्लॉक्ड है, पोर्ट दूर हुँ, है, लैंड लॉक्ड है। अब वहां पर इकोनॉमी को आप रिवाइव कैसे करेंगे जब वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, या वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, कोई इंडस्ट्री जाना नहीं चाहेगी। वो पोर्ट पास देखती है या फिर ट्रेड रूट पास देखती है? दोनों चीजों में से कोई भी नहीं है। इसी वजह से वहां पर एक इकोनॉमिक सेंटर डेवलप करना जरूरी था। अब वो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है मैडम। हमारी जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, आप शायद इस चीज को नहीं जानते होंगे। महाजन पदाज हमारा एक पीरियड होता था 300 बीसी से 600 बीसी तक। हुँ, वहां अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के शहर डेवलप होते थे। एक इकोनॉमिक सेंटर्स, और दूसरे वो जो रिलीजियस सेंटर होते थे। जो हम उज्जैन आज के दिन सुनते हैं, ये कभी किसी टाइम पर अवंती और माही, इसका पुराना नाम माहिष्मती होता था, और ये उज्जैन की राजधानी हुँ, होता था, जहां महाकाल का मंदिर है। इसी तरीके से हरिद्वार देख लेंगे, हुँ, ऋषिकेश देख लेंगे, आप इलाहाबाद देख लेंगे जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद पुराना नाम है, प्रयागराज देख लेंगे। और इसी तरीके से अगर आप काशी विश्वनाथ देख लेंगे, अयोध्या। ये सारे वो रीजन्स हैं या वो सेंटर्स हैं जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भले ही जो भी थी, लेकिन इनके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ वहां एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता था वो ये होता था
कि वहां पर रिलीजियस पिलग्रिमेज हमेशा होती थी। और इससे अंदाजा लगाइए, जब हमारे यहाँ इस्लामिक इन्वेडर्स आए ईरान तुरान वगैरह साइड से, तो इन्होंने आकर सबसे पहले, अच्छा, इन्होंने कभी भी पिलग्रिमेज वगैरह को रोका नहीं, बस टैक्स लगा दिया और ये कहा कि तीर्थ यात्रा जो भी करेगा उस पर टैक्स है, और उससे वसूल करते थे। एंड करोड्स ऑफ रुपीस कंसिस्टेंटली उनको रिसीव होता था। और स्पेसिफिकली जब कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, वो तो वो जो कुंभ का मेला होता था, वहां अगर आप देखेंगे तो वो लगातार टैक्स वसूले जाते थे उससे, और उससे कॉफर्स भरते थे उनके। अब यहां पर अयोध्या को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आप नॉर्मली देखते हैं कि दैट वाज अ टेंपल एंड मॉस्क एंड ऑल, नहीं, एक रिलीजियस जो हमारी भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, ये वहां उस जगह से जुड़ी हुई थी। यहां भगवान राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा राम इंपॉर्टेंट है, और वहां उनका टेंपल बनना और वहां एक टेंपल एस्टेब्लिश होना। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, एक छोटा सा इकोनॉमिक रिवाइवल का एग्जांपल आपको दे दूं। जब अयोध्या का मंदिर बनना शुरू हुआ या अयोध्या वर्डिक्ट आया 2019 में, तब प्रॉपर्टीज के जो रेट थे, आज के दिन वो प्रॉपर्टीज के रेट्स 20 टाइम्स हो चुके हैं। और जिस दिन से 22 जनवरी आया है, उसके बाद 22 गुना हो चुके हैं। यानी जो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, आज के दिन वो 4 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपए की मिल रही है। मैडम, वहां पैसा है, वहां इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो वहां सब चीजें होंगी। अब दूसरी बात, इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हिंदू ही वहां पर काम कर रहे होते, नहीं। असलियत में अयोध्या के पास में एक और शहर है जिसका नाम है फैजाबाद। पुरानी राजधानी रही है, लखनऊ के नवाबों तक की राजधानी वो रही है। अवध के नवाब जो होते थे उनकी राजधानी फैजाबाद रही है। तो जो फैजाबाद है, वहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ है ही नहीं। तो वहां अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखेंगे तो, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन फैजाबाद में मुस्लिम्स की है। अब मुझे एक बात बताइए, एक रॉ डाटा कहता है कि एक अयोध्या का टेंपल बनने से 2 लाख 2 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है, और लगभग 10 लाख के करीब इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ है। और ये अकेला नहीं है, अगर आप सालासर बालाजी देखेंगे, उज्जैन देखेंगे, तिरुपति बालाजी देखेंगे, शिरडी साईं बाबा, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारकाधीश, जो भी नाम आप उठाकर देखें, कामाख्या जी वगैरह, एक एक मंदिर से ज्यादा, छोटे से छोटा भी अगर मंदिर होगा तो भी कम से कम 5,000 बंदों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है। दिल्ली में हमारे घर के पास एक हनुमान मंदिर है मैम, बहुत छोटा सा मंदिर है, आप ये देखेंगे बहुत छोटा सा मंदिर है। वहां की मान्यता है, आप मानेंगे, वहां उसके आसपास ही 200 दुकानें हैं। 200 दुकानें उस मंदिर के आसपास है। कोई फूल बेच रहा है, कोई किस मंदिर की कुछ कर रहा है, कोई दोबारा कुछ कर रहा बताइए, है। ये किस मंदिर के दिल्ली आसपास में मुझे दिल्ली दिख रही में है? हनुमान मंदिर है, एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, उसके आसपास लगभग 150 दुकानें, 150, और हर दुकान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10 से लेकर 20 बंदा जुड़ा हुआ है। छोटी सी दुकान है तो भी 10 बंदा उस पर काम कर रहा है। अब आप ये देखिए, एक छोटे से मंदिर से 2000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल गया, डायरेक्ट। अब आप इतनी सी, हम इतनी सी बात को, और ये चीज जो है वो कनेक्ट हो रही है, जो अभी लोकसभा में एक रेजोल्यूशन जो आप कह रहे हैं पास हुआ कि हाँ, ये राम मंदिर जो है ये इकोनॉमिक रिवाइवल का एक पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस। अच्छा, ठीक है, चले ये, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया तो बात ये कर रहा है, बीजेपी बात ये कर रही है, अपने मुखालिफिन को भी वो ये कहते हैं कि जी ये तो हमारी सिविलाइजेशनल जो है रेनेसांस है। तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि इसके साथ कोई मजहबी सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हुए, बल्कि इसके साथ तो एक प्योर इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और इनके स्टेटमेंट से भी यही लग रहा है। तो फिर वो इसका तो फिर तो कहीं भी मंदिर बना देते जाकर वहां अयोध्या में, या उस इलाके को वैसे मंदिरों के साथ डेवलप कर देते बना बना के। तो फिर उसको लिए बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके कितना बड़ा वो 30 साल पे लंबी एक तहरीक चला के और उसको करके, और फिर उतना कुछ कोर्ट कचहरियां सारा कुछ हुआ, तो ये फिर करने की क्या जरूरत थी? देखिए मैम, क्या होता है, इसे आप ऐसे देखिए, जैसे अगर इस्लाम, मैं इसको कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में थोड़ा सा देखता हूं। अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में जहां तक मुझे पता है, अलग अलग फिरकों की मस्जिदें भी अलग अलग होती हैं,
और कोई एक दूसरे मस्जिद के अंदर घुसने भी नहीं देता एक दूसरे को। और क्लियर वर्ड्स में, जहां तक मैंने कुछ बोर्ड्स भी पढ़े हैं, कहेंगे तो आपको हिंदी वाले बोर्ड्स भी दिखा दूंगा, जिसमें साफ लिखा है कि हम इस फिरके को मानते हैं और इसके अंदर कोई दूसरे वाला घुस नहीं जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैडम क्या होता है अयोध्या, और सॉरी क्या कि मक्का मदीना के जो उमराज से आप कहते हो, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। वहां कोई दूर दूर तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर बंदा जाके हज कर सकता है, उमरा कर सकता है, जहां तक मैं सही बोल पा रहा हूं उमरा कर सकता है, और वहां डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। अब ये कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपका किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, वहां सेक्टोरियल डिस्क्रिमिनेशन अमंग रिलीजन होता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल अयोध्या, काशी और जो है हमारे मथुरा, इन तीन प्लेसेस को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। यहां तक कि यूरोपियंस कहते हैं कि दीज आर लाइक बेथलहेम ऑफ हिंदूज, क्योंकि अगर आप देखेंगे वेटिकन सिटी रोम में जो वेटिकन सिटी है, या अल अक्सा मॉस्क जो इजराइल जेरूसलम के अंदर है, अब आप ये देखिए अल अक्सा मॉस्क के पीछे लड़ने की क्या जरूरत है? वहां कोई प्रेजेंस तो है नहीं, कोई सेंटिमेंट्स भी नहीं है, और अगर जूस चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है। लेकिन असलियत में आपका ये मानना है कि दुनिया की बाकी सभी मस्जिदें एक तरफ, जहां प्रॉफेट मोहम्मद जो हैं, जो उनकी लाइफ से जुड़े हुए जो मस्जिदें हैं या प्लेसेस हैं, वो एक तरफ, सही है। ये एक चीज है। और इसे आप इस तरीके से देखेंगे, चाहे मक्का है, चाहे मदीना है, चाहे आप अल अक्सा को देखेंगे, तीनों जगह पर आप वही रिकॉग्नाइज करें जिस तरीके से हमारे यहां तीन जगह हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। अब ये इसे जो भी इंसान ये कहता है कि यार मंदिर कहीं भी बना देते, ये इसे उल्टा करके देखिए। इस अयोध्या को एक बार वो करें, एक बार मक्का के अंदर अगर कोई मंदिर या चर्च बनी हुई होती तब क्या रिएक्शन होता, उसके कंपैरिजन में जो अयोध्या का अंदर रिएक्शन है वो तो ना के बराबर है। वो तो कोर्ट में जाके लिया गया है और कोर्ट में जाके प्रूव किया गया है, और उसमें भी एक भीड़ जो कि वहां पर एक भाषण हो रहा था, जोश में आई और जोश में आके उसने एक डेमोलिश कर दिया। लेकिन अगर ये देखें कि बाकी कोई भी प्रोसेस अगर है तो वो बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है, कोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, वो चीज अच्छा, और किसी चीज के अकॉर्डिंग नहीं हुई है। यस। अच्छा, अब इससे तो यही बात हो रही है कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से, आप कह रहे हैं कि लीगल है, सारा कुछ लीगल हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट और जब ये रेजोल्यूशन पास हुई तो उसके बाद जो वहाँ वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, अवैसी साहब, उन्होंने एक तकरीर की, ज़ाहिर है उनको कहा गया, मतलब उन्होंने कहा कि दो चीजें जो बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि एक तो बाबरी, उनको गुस्सा था, मतलब ही वाज नॉट हैप्पी विद दिस रेजोल्यूशन फॉर ऑब्वियस रीजंस। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे बाबरी मस्जिद जो है वो हम अभी भी, हमारे लिए तो वो अभी भी वही है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम औरंगजेब को भी मानते हैं और पता नहीं बाबर को भी मानते हैं और सबको मानते हैं, मतलब उनके साथ हैं वगैरह वगैरह। ये तो चले, एक समझ आती है कि एक रिएक्शन है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये रिएक्शन, उन्होंने इस रिएक्शन को इसकी आपको क्या ये सादा रिएक्शन लगता है या इसके पीछे वजह है? दूसरा, मैं साथ इसके पैरेलल क्वेश्चन कर लेती हूँ। इसका रिस्पांस पार्लियामेंट के बाहर एक पार्लियामेंटेरियन ने दिया जो बीजेपी की थी। उन्होंने कहा कि ये अवैसी साहब जो मर्जी बोलते रहे, हम इंडिया में जिसने भी रहना है, भारत में जिसने भी रहना है, वो जय श्री राम कहेगा तो वो यहाँ रह सकता है। अब आप जरा दोनों चीजों को जरा आप एक्सप्लेन करें। पहले मैं दूसरे वाले का आंसर दे देता हूं। ये डिवीजन मैडम क्या क्रिएट है, कर रहे हैं, धौंस हाँ जमा रहे हैं, धौंस क्या जमाने मैडम, वाली बात, धौंस जमाने वाली बात है, हाँ मैडम, मजीद डिवीजन क्रिएट करने वाली बात है। क्योंकि एक साथ एक और चीज करो, वो जब मैंने असल में स्टेटमेंट टीवी पे देखी और टेलीविजन में उन्होंने ये काम एक और किया कि अवैसी साहब की परफॉर्मेंस को दिखाया, और परफॉर्मेंस एज ए पार्लियामेंटेरियन दिखाया, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लेकर गए, जहां उन्होंने कुछ फिगर्स बताए। और उन फिगर्स के हवाले से उन्होंने ये बताया कि मुसलमान इन तमाम इलाकों में ना तो उन्होंने तरक्की की है, ना वो पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, और ना वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह से मिलती है। तो हरिमोहन साहब, ये कहीं ना कहीं इसकी रिफ्लेक्शन इसलिए तो नहीं आती कि गवर्नमेंट का तो मतलब खाली, क्या मुसलमान सारे ही ऐसे हैं वहां इसी तरह की मतलब का शिकार है कि वो, जैसे ये तो तब भी होता था ना पार्टीशन से पहले, कि मुसलमान बहुत पीछे रह गए और हिंदू बहुत आगे निकल गए,
और एक ये भी एक कश्मकश थी जो पार्टीशन के वक्त इसको भी बहुत उठाया गया कि जी हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती मुसलमानों को, कल्चर तो है ही है वगैरह, हमें दबा के रखा जाता है। और वन ऑफ द रीजंस ये भी थी कि जी अगर हम इकट्ठे रह गए तो हमें सप्रेस किया जाएगा। तो वो चीजें आपको नहीं लगता सच होती कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं जो पार्टीशन की रीजंस बनी थी? देखिए मैडम, एक्चुअली बहुत सारे आपने सवाल पूछ लिए, मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा, और आप इस चीज को कोशिश कीजिएगा कि वो सवाल जो आपने पूछे हैं वो सारे अगर मैं छोड़ भी दूं तो आप पूछिएगा, क्योंकि बड़ा मजा आएगा इन सवालों के जवाब देने में, और बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं उस लेडी एमपी का जवाब दे देता हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये नहीं पता कि किसने कहा है, लेकिन हाँ ये जवाब कई बार हमारे को सवाल मिल जाते हैं कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। मैडम ये चीज दो पार्ट्स में है। एक, पहली बात तो इलेक्शन ईयर है, अभी 2-3-4 महीने बाद इलेक्शंस है। दूसरा, ये एक सिक्के का एक पहलू है। अगर अगर आप ओवैसी के ही छोटे भाई को बोलेंगे तो वो भी प्रोवोकेटिव भाषण देते हुए देर थोड़ा ना लगाता है। वो क्या कहता है, अब की बार हमें कमजोर मत समझो, इस बार पाकिस्तान से नहीं, लाल किला, ताजमहल और चार मीनार सब लेके जाएंगे। दिस इज सब प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, जो कि ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, या पता नहीं क्या नाम है उसका, वो यूज करता है। उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट ये है मैडम, अभी हम यहाँ पर एक, आप कह रहे हैं आपको ये वर्ड धौंस वाले लग रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है जो कंसिस्टेंटली नहीं आता। और कम से कम ये पॉलिटिकल, जब इलेक्शंस हो रहे होते तभी ये स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं। हाँ, कम से कम हमारी सोसाइटी में ऐसा आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ मेजोरिटी शिकायत कर रही है, हिंदू शिकायत कर रहा है कि हमारे यहाँ लव जिहाद होता है। हमारे यहाँ हिंदू शिकायत कर रहा है कि हमारे यहाँ लैंड जिहाद होता है। कहीं पर भी मजार बना देते हैं, झूठी मूठी मजार बना देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पीर थे, हम तो यहीं रहेंगे, और जाके क्राउड बड़ा जबरदस्त इकट्ठा हो जाता है। कहीं पर भी हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाना, और ये चीज कई बार आम बात लगती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रूफ अगर आप देखेंगे तो कभी श्रद्धा तो कोई भी एक लड़की नाम है, वो कभी फ्रिज में मिलती है, कभी कुछ कभी कुछ। और उससे बड़ी बात ये कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू नाम रख के, हिंदू कलावा, जैसे मैंने ये कलावा बांध रखा है, ऐसे कलावा बांध के हिंदू नाम रख के एक लड़की को फंसाता है, उसे प्रेग्नेंट करता है, जो खुद भी मैरिड होता है, तो मैडम ये केस हमारे यहाँ आम है, जो पाकिस्तान में कभी शायद डिस्कस भी ना हो, नॉर्मल है। मूवीज बन रही हैं, सब चीजें हैं। कश्मीर अगर आप देखेंगे, अगर मुसलमान दबा हुआ होता तो कश्मीर के अंदर हिंदू नहीं मुसलमान भागता। यही चीज अगर आप इसका उल्टा अगर करके देखेंगे तो कम से कम हमारे यहाँ जो मेजोरिटी है वो फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करवा रही। हमारे यहाँ घर वापसी की रिक्वेस्ट की जाती है, वो भी कोर्ट में चैलेंज हो जाती है। एक एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर बता दीजिए कि 10-12 साल की कोई मुस्लिम लड़की को 50 साल के किसी हिंदू लड़के ने, हिंदू मर्द ने या बूढ़े आदमी ने शादी कर ली हो, और हाई कोर्ट ने कहा हो कि अब तो शादी हो गई है। और हमारे यहाँ कोई एक बंदा ऐसा नाम बताइएगा जो मुस्लिम्स को फोर्सफुल कन्वर्जन करवा रहा है, उनकी लड़कियों को उठा रहा है। कोई एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बता दीजिए। एक इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि देखिए मैडम क्या होता है, पॉलिटिकली साउंड है, पॉलिटिकली, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक अच्छा खासा से होता है। दूसरा मैडम, जब इंडिया आजाद हुआ तो मुस्लिम की पॉपुलेशन 9% थी, जस्ट 9% इन इंडिया। नाउ दे आर 14%। अब इसका भी वो है। अब जब ये डिस्कस होने लगा कि यार इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 9% थी और 14% हो गई है, इसका मतलब बढ़ते बढ़ते हम तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो यही अकबरुद्दीन ओवैसी जो है बड़े वाला, ये पता है क्या कहता है? कहता है मियाँ ये तो हमारी मर्दानगी की ताकत है, तुम में अगर ताकत नहीं है तो मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूं, 5,000 का मियाँ जी वाला पान खाओ और गुन गाओ। ठीक है, ये बदतमीजी। अब मुझे एक बात बताइए, आज जो ये रो रहा है, उस टाइम वो जो भाषण दे रहा था उसका क्या? ठीक है, देखिए फैक्ट्स के ऊपर अगर बात करेंगे तो हमारे को दो अलग अलग फैक्ट्स मिलेंगे। और रही बात, देखिए मैडम क्या होता है, चलो एक हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं जिस तरीके से कह रहा है। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा कि मैं बाबरी को याद रखूंगा। हाँ, हमने भी मंदिर को याद रखा। बाबरी को आप अपनी, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आप किसी एक रिलीजियस टेक्स्ट में एक बार मेंशन करके बता दीजिए, किसी जैसे कुरान है उसमें, किसी शरिया में, किसी हदीस में, कहीं एक जगह बता दीजिए एक चीज मेंशन करके कि भाई यहां पर। अब प्रॉब्लम यही है, जब इनसे पार्लियामेंट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तभी भाग जाते हैं। वैसे तो आप कह रहे हैं भाईचारा, अब भाईचारे में कंट्रीब्यूट क्या होगा ये तो बता दो। मैडम 40,000 टेंपल्स तोड़े गए थे,
40,000। अगर हम इतने ही इंटॉलरेंट होते तो हमें किसी कोर्ट में जाने की जरूरत थोड़ी ना थी। हम सिर्फ कुछ भी ना करते, हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नजरअंदाज करके वहां पर, जैसे शारदा टेम्पल के अंदर कॉफी होम बना दिया गया, शारदा पीठ है हमारा कश्मीर आपके पास जो पार्ट है उसमें, उसे कॉफी होम बना दिया, जबकि वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जबकि आपकी हाई कोर्ट ने भी माना था कि वो मंदिर है। किसी ने सुना क्या? कोई एक ऐसा एग्जाम्पल अगर हमारे को मिल जाए जिसमें हमें साफ तौर पर नजर आ जाए कि भाई इंडिया यहां पर एक हरिमोहन साहब, इंडिया तो क्लेम करता था कि पाकिस्तान तो क्लेम नहीं, इंडिया के बारे में, इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर ही इंडिया को मान रहा है हमेशा, और एक उसके अंदर इंक्लूसिविटी है, और इंडिया ने हमेशा उसको, क्योंकि इंडिया के इतनी डाइवर्सिटी है, वो पाकिस्तान में तो इतनी डाइवर्सिटी अभी तो बहुत कम है, लेकिन इंडिया तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना कि वो इस किस्म का कि कोई ऐसा इकदाम करे, ऐसी इंटॉलरेंस दिखाए, क्योंकि एक मुसलमान ही तो नहीं है ना वहां, तो बहुत सारे मतलब मजहब तो मजाहिब भी होंगे, और बहुत सारे और कम्युनिटीज हैं, मतलब अभी जहाँ पे बताता हूं मैडम, सुनिए इसका मामला क्या है। सिखों का एक बहुत लंबा चौड़ा चक्का चल रहा है, तो वो इंडिया तो अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह की इंटॉलरेंस दिखा के कि हेड ऑन चला जाए और कर ले कुछ। अब आते हैं सबसे पहले मैडम, आपने कहा बाबरी क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, एंड जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, उसमें जो जजेस हैं, 5 जजेस ने बैठकर ये फैसला सुनाया है, मेजॉरिटी से फैसला सुनाया है कि हाँ यहां मंदिर बनना चाहिए। मैडम, या तो हमारी किसी धर्म संसद ने, किसी इमाम काउंसिल ने, या ब्राह्मण काउंसिल ने, या किसी ने फैसला सुनाया होता? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सुप्रीम कोर्ट है, उसने फैसला सुनाया है कि यस यहां एक मंदिर बना दीजिए, उसके पैरेलली सरयू के दूसरी तरफ एक अच्छी सी जमीन ढूंढकर उसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बना दीजिए। अब दूसरी बात, आपने कहा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके की चीजों को टॉलरेट कर सकती है? देखिए मैडम, क्या है प्रॉब्लम, ये है इंडिया के अंदर माइनॉरिटी सिर्फ एक मानी जाती है, और वो एक माइनॉरिटी है जैसे मुस्लिम्स है, बल्कि माइनॉरिटी नहीं है, ये मेजॉरिटी इन सर्टेन प्लेसेस है। जो ओवरऑल माइनॉरिटी भले ही कहेंगे, लेकिन एक एक पैचेस ऐसे हैं जहां पर आपको मेजॉरिटी मिलेंगे। अगर आप बहुत सारे इलाके ऐसे जाएंगे जहां पर ये 100% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की होती है और वो मेजॉरिटी में है। अब इसे ऐसे देखिए कि मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ से हमारे पास फैसला आया, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहां पर जो अभी ज्ञानवापी का एक मामला और चल रहा है, वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो अभी क्या नाम है, मंदिर भी है, और वहां एक जो नीचे व्यास जी का तहखाना था, वहां मंदिर की पूजा भी स्टार्ट करवा दी। मैडम, वो मुकदमा कौन लड़ रहा है? वो केस एक हिंदू कोई हिंदू नहीं लड़ रहा, आप मानेंगे, एक विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और उनका बेटा विष्णु शंकर जैन, जो माइक्रो माइनॉरिटी है इंडिया में, माइक्रो माइनॉरिटी, वो लड़ रहे हैं। अच्छा मैडम, उसके बाद जो अयोध्या का फैसला आया था, आप उन 5 जजों के नाम पढ़िएगा, उसमें से 3 तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, एक क्रिश्चियन थे, एक पारसी थे, एक शायद जैन थे, एक मुस्लिम थे। 3 माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, 2 हिंदू थे। अब आप मुझे ये बताइए, फैसला देने वाले में कहां इंक्लूसिविटी नहीं हुई? अच्छा मैम, उसके बाद आ जाते हैं, जो अयोध्या का सबसे पहला आजादी के बाद मंदिर का जो मामला आया मैडम, वो आया था 1949 में। आपको पता है 1949 में जब पहली बार मंदिर में एक वर्ड होता है रामलला विराजमान, मींस मंदिर के अंदर मूर्तियां प्रकट हुई, हम कहते हैं प्रकट हुई, यानी ऊपर से भगवान आए और खुद आकर रामलला की फॉर्म में वहां पर बैठ गए। उससे पहले वहां नमाज वगैरह सब बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड लैंड हो चुका था। एक तरफ हिंदू क्लेम कर रहे थे कि हमारा, एक तरफ मुस्लिम्स क्लेम कर रहे थे, और अप्रोक्सीमेट 1850s के बाद उसमें नमाज वगैरह सब बंद हो गई। अच्छा, वहां जो रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई मैडम, उसकी FIR में सबसे पहला नाम या सबसे पहली गवाही पता है किसकी है मैडम? अब्दुल नाम के एक मुस्लिम सिपाही की। अच्छा। और उसने माना है कि हाँ, एक रोशनी आई, मैं वहां पर पहरेदारी कर रहा था, ऊपर से एक रोशनी आई और वो रोशनी सीधा अंदर गई, और अंदर जाने के बाद
जब मैंने अंदर जाकर देखा तो वहां रामलला विराजमान थे। इन्फॉर्म करने वाला भी वही था, एक मुस्लिम। दूसरा, मैडम के मोहम्मद साहब हैं, के मोहम्मद साहब, वो के मोहम्मद साहब वो हैं जिन्होंने एएसआई की रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब ये सारा लड़ाई झगड़ा हो गया तो एक रिपोर्ट पब्लिश वो की थी, उसमें पूरा रिसर्च किया था उन्होंने, और ये कहा था, ये देखा था कि भाई असलियत में जो पूरी टीम थी उसके हेड यही थे, के मोहम्मद साहब। और के मोहम्मद साहब ने रिपोर्ट में लिखा है कि वहां पर ऐसे पिलर्स हैं, ऐसी जगह मिली हैं जहां से क्लियर वर्ड्स में पता लग रहा है कि भाई ये मंदिर था, किसी ने कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है। और मजे की बात, जो मैडम अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो ज्ञानवापी का हुआ है, उसमें 5 बंदों की टीम में 2 मुस्लिम है, और दोनों के दोनों मुस्लिम ये मान रहे हैं कि हाँ यहां पर मंदिर है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे देश के मुसलमानों को 2 तरीके से देखा जाता है। एक, वो जो कि ओवैसी जैसे हैं, जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियंस के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे वो मौलाना मुफ्ती मौलवी टाइप के बंदे हैं जिन्हें सिर्फ रिलीजन की बात करनी आती है। इंक्लूसिविटी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसे हिंदुओं में भी मुस्लिम्स में भी है। तीसरी एक कम्युनिटी ऐसी है जो लिटरली पढ़ी लिखी है, बायसनेस उसमें बिल्कुल नहीं है, वो हिंदुओं को हिंदू समझते हैं, मुस्लिम्स को मुस्लिम समझते हैं। एक और मैडम कम्युनिटी है इंडिया में जिसे जानबूझकर, आप शायद इस चीज के ऊपर कभी डिस्कस करेंगे, इंडिया इवन पाकिस्तान में भी ये मामला है, पाकिस्तान इस चीज को डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर आपके वडेरों का राज है। जैसे आपके वहां वडेरे है ना मैडम, इंडिया में भी हमारे यहाँ पर अशराफिया मुस्लिम्स हैं। ये वो मुस्लिम्स हैं जो ईरान से, टर्की से, सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान से आए, और आकर इन्होंने पूरे के पूरे इस्लाम को अपना रिप्रेजेंट बना लिया, मतलब अब इस्लाम को एस्टेब्लिश किया और फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया। जो लोअर क्लास हिंदूज थे या लोअर कास्ट हिंदूज थे उन्हें मुसलमान बना लिया। खास बात यह है कि जो अशराफिया मुस्लिम्स थे वो आज चाहे वो आप आरफा खानम शेरवानी को सुने, चाहे ओवैसी ब्रदर्स को सुने, चाहे आप आजम खान को सुने, जितने भी आपको लीडर्स मिलेंगे मैडम 99% अशराफिया ग्रुप है जो कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई चाहता है। और जो लोकल मुस्लिम है ना मैडम, उसको आज भी ना तो वो मदरसा से बाहर निकलने दे रहा, और मदरसा में क्या पढ़ाते हैं मैडम, मदरसा से बाहर नहीं निकलने दे रहा, और मदरसा में क्या पढ़ाते हैं, ना तो साइंस पढ़ा रहे, ना मैथ्स पढ़ा रहे, ना इंग्लिश पढ़ा रहे, सिर्फ कुरान हदीस शरिया ओवर। मैडम अब वो जो मुस्लिम बच्चा है, अब मोदी जी का जो, मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं बीजेपी का, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि हमारी गवर्नमेंट यही तो कह रही है कि देखो अभी कलेश यही तो होता है, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने मदरसे को, जो पहली बात तो रजिस्टर करवाओ, इलीगल मदरसे नहीं चलेंगे। वो तो आप क्या पढ़ा रहे हो हमें पता, हाँ वो तो पाकिस्तान में भी करवाया कि इलीगल नहीं होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए। हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम है ना कि इलीगल मदरसे चलते हैं, और वो जो इलीगल मदरसे हैं वो इस लेवल पर इलीगल हैं कि वो क्या पढ़ा रहे पता ही नहीं, और पता लगा कोई टेररिस्ट पकड़ा गया तो वो टेररिस्ट वहां पढ़ा रहा था, अपना जो जहरीला दिमाग है वो उन बच्चों के अंदर दे के चला गया, काम खत्म। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम क्या किया, रजिस्टर करवाओ मदरसों को। दूसरा काम ये किया मैडम कि रजिस्टर करवाने के साथ साथ कि देखो आप अपने स्कूल में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस और सोशल स्टडीज, ये 4 सब्जेक्ट के टीचर्स को अपॉइंट करो। आप अपने यहां कुरान पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उर्दू में पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरबी पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर्स ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब असली कलेश इसी चीज का है कि अगर वो टीचर आता है जो मैथ, साइंस, इंग्लिश का है, वो अगर इनके मदरसे में एंटर करता है तो सारे मदरसे की पोल खुल रही है। और इस चीज को कोई मौलाना और ये जो जितने भी है बर्दाश्त नहीं कर रहे कि यार हमारी तो एक मोनोपोली खत्म होगी, हम इनको पागल नहीं बना पाएंगे। ये कलेश इंडिया में एक तगड़े लेवल का चल रहा है, और जिसे अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है। हम कोई परेशान नहीं है, इलीगल कहीं पर भी है, उसे रोकना जरूरी है। अभी ये तो खबर, ये तो इंडियन चैनल ने बताया ना, ये कोई अवैसी ने तो नहीं कहा कि वाकई इसका मतलब है कि ये जो है कि अंडर डेवलप्ड है मुस्लिम्स वहाँ, खास तौर पर उन्होंने अवैसी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात की। तो ये बात आप, ये इसकी वजह आप तो मतलब ये बात सही है कि अंडर डेवलप्ड है मुस्लिम्स वहाँ, और उस तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जिस तरह के हिंदूज को, या मैडम सॉरी, मैं इस चीज से डिसएग्री कर रहा हूं।
कि जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नहीं और मैडम, उनको वो एक बात बताइए, हम्म हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब के मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। हम्म। अच्छा, इंग्लिश मुसलमानों की लैंग्वेज है, हिंदुओं की? नहीं, ये दोनों की किसी की भी नहीं है। किसी की भी नहीं है ना। मेरे हाँ, बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आगे ग्रैब करनी है जॉब। मेरे यूनिवर्सल बच्चे लैंग्वेज। इंग्लिश, यूनिवर्सल लैंग्वेज, आप कम से कम एक कॉस्मो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज मान सकते हैं। लिंगुआ फ्रैंका है, सब जगह चल जाती है, आपको एक कॉमन लैंग्वेज आनी हाँ, चाहिए। अब अब आप ये देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां इंग्लिश, गवर्नमेंट स्कूल था, इंग्लिश पढ़ाते थे। हम्म, मैडम मेरी क्लास में सिर्फ एक मुस्लिम था, वो भी एक नर्सरी क्लास में आया, वो निकल गया, मुजम्मिल आज भी मेरा दोस्त है। उसके बाद वो मदरसा चला गया, उसके पापा ने उसे मदरसा भेज दिया। वहां से उसके बाद में 12th क्लास तक मेरी क्लास में एक भी मुस्लिम स्टूडेंट नहीं। 12th क्लास में एक लड़का आया था, शाह ए मुनज्जम, वो भी वो जो जिसके फादर का ट्रांसफर हुआ था, वो भी आज के दिन मेरा दोस्त है। इन दो के अलावा मेरी पूरी क्लास में मुस्लिम ही नहीं। इसे छोड़िए मैडम, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वहां कम से कम 2500 स्टूडेंट्स थे। एक रॉ डाटा के अकॉर्डिंग वहां 5 मुस्लिम बच्चे नहीं थे। कैन यू तब इमेजिन 5 मुस्लिम स्टूडेंट्स का ना होना? क्यों? तब वजह क्योंकि सारा स्टूडेंट कहां जा रहा है? मदरसा। अब वैसे मैडम में मदरसा जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं नहीं हम तो क्यों पढ़े, 5वीं क्लास के बाद तो मैंने फल की रेडी लगा लेनी है, और 5वीं क्लास थोड़ा ना, मैंने बेसिक्स ऑफ कुरान पढ़ दी है, अरबी पढ़नी आनी चाहिए, उसके बाद रेडी लगा लूंगा, मौलाना साहब जो बताएंगे वो मैं कर दूंगा। इतनी सी एक बात है, ये चीज जिस दिन डिस्कस हो जाती है उस दिन सारे मौलाना आग बबूला हो जाते हैं। और मौलानाओं को ये भीड़ क्यों चाहिए? ताकि मौलाना यहां पर, अभी वो कौन सा कल परसों का एक वो शोर मचा हुआ था, वो ये कह सकें कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर है। अच्छा एक बात है ये मैडम, पाकिस्तान के अंदर कोई एक हिंदू ये कह सकता है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोटियां नोच डालेंगे उसकी। वो हमारे कंट्री के अंदर, वो यहां खड़ा हुआ है, हमारी तो छोड़िए, उसकी भी है, लेकिन वो खड़ा होकर कह रहा है आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। और वो भीड़ जो वो तालियां बजा रही है, पुलिस उसको पकड़ती है तो वो भीड़ बॉम्बे के अंदर भी इकट्ठी हो जाती है और 15 मिनट में सरकार को छोड़ना पड़ जाता है। मैडम ये मौलाना क्या करते हैं, इस भीड़ को बनाए रखते हैं। वो आपकी कंट्री में भी है, हमारी कंट्री में भी है, कि एक आवाज मारे इस्लाम खतरे में है बताएं, और पूरी दुनिया का मुसलमान जो है वो हमारे साथ आ जाए। कम से कम मेरे साथ 10-20 हजार बंदा खड़ा हो। बरेली के अंदर आग लगती हुई क्यों दिखाई दी थी? वो इसीलिए तौकीर रजा यही ड्रामा कर रहा है, हल्द्वानी में यही ड्रामा हो रहा है। ये चलिए एक अनपढ़ भीड़ को, क्राउड अनपढ़ भीड़ को बनाए रखना चाहते हैं। आपकी यस मैम। बात समझ गई हूँ, लेकिन एक और चीज मुझे बड़ी बड़ी हैरान की। मैं टीवी में, आप आज जो मैंने प्रोग्राम का सोचा भी था, उसी प्रोग्राम में उन्होंने योगी जो आपके हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनकी एक क्लिप चलाई और उसमें वो बताते हैं, खुद योगी, मतलब उनका अपना वो साउंड बाइट था। उसमें वो कहते हैं कि मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने देखा कि एक म्यूजियम बन रहा है और म्यूजियम का नाम है मुगल म्यूजियम। तो कहते हैं मैंने कहा कि इसको हटाओ, और आई एम सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती इसलिए मैं नाम नहीं ले रही, आपके कोई देवी देवता के ही नाम से उन्होंने कहा कि इसका नाम रखो उन्हीं के नाम से। तो उन्होंने कहा कि मैंने आई सॉ टू इट कि वो मुगल जो नाम है वो हट जाए और उसकी जगह कोई हिंदू महाराजा या देवता का नाम आ जाए। ठीक है, वो उनकी मर्जी, लेकिन मैं सवाल ये करना चाहूंगी, उसी के पैरेलल मुगलों के हवाले से और भी औरंगजेब को भी उस प्रोग्राम में बुरा भला कहा, बाबर को भी। ये मुगलों से इतनी खार क्यों है? एक सवाल तो ये है कि बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा कि नाम सुनना पसंद नहीं करते। और वो उनको ऊपर से वो अवैसी साहब भी कह रहे थे कि जी हम उनके साथ एफिलिएटेड है, वो कह रहे हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं कि जी औरंगजेब इस तरह का, वो ये वो और ये। एक तो उनकी लेकिन एक जो नजर आई है वो एक नफरत जो है ना, जो डिपिक्ट होती है, मतलब यू कैन सेंस इट कि देयर इज अ हेट्रेड अगेंस्ट द मुगल्स, वेदर वी लाइक इट और नॉट। उन्होंने वो जितने साल, 800 साल हुकूमत की, तो अब वो, लेकिन ये हेट्रेड मतलब ये तो ज्यादा डिविजिव नहीं हो जाएगी, ज्यादा चीजों को खराब करेगी? मैडम मेरा एक क्वेश्चन आपसे पहले है, अभी आपने जो नाम नहीं बोला वो प्रोनाउंशिएट नहीं करना आप चाहते, कर पा रहे, या वो कर ना चाह, अलाउड नहीं है? नहीं, आई विल नॉट, व्हाई शुड आई डू, काश मुझे वो मैं बोल सकती। ठीक और है, इट्स ओके, मुझे चाहिए ठीक है, था कि फिर ठीक है। उसको गूगल करके उसको प्रोनाउंस करती। वो आपके उनके उनके मैंने ड्रामे भी देखे हैं उस शख्सियत पे ना,
मेरे लिए देखिए वो रिस्पेक्टफुल है, ओके, थैंक क्योंकि यू मैडम। अब मैं मुगल्स पे आया तो मैं उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता, समझ वो गया। लोग आए हैं ना दुनिया में, वो शायद कह कर गए हैं या नहीं कह कर गए कि हमने बाद में हमारे लिए हमारे साथ क्या करें, लेकिन दे आर ऑल रिस्पेक्टफुल। अब मैडम इसका दूसरा क्वेश्चन जो आपने मुगल्स के बारे में कहा, देखिए मैडम मुगल्स के अंदर प्रॉब्लम कम और मुगल्स को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है उसके बारे में ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताइए, औरंगजेब के बारे में आप कितना जानते हैं? अरे भाई हम तो खुद मैं अब आपको हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए, हम तो खुद कहते हैं कि हमें वो ऐसे बिला वजह ग्लोरीफाई किया हुआ था उनको। हमें भी बचपन छठी क्लास में मुझे याद है औरंगजेब पर पूरा चैप्टर था, और कोई सर पैर नहीं, बिला वजह हम याद करते रहे कि उसके वो उनकी देखिए, मैं बताता हूँ, दे वर जस्ट इंडिया एम्पायर। में वो थे, वो आए हैं, उन्होंने उसमें से बहुत सारे, उन्होंने तो बल्कि हिस्ट्री तो ये है कि उन्होंने तो अपने पता नहीं भाई बहन बच्चों को नहीं थोड़ा मार दिया इक़्तिदार के लिए। वो टोपियां से टोपियां सीते थे, टोपियां सीने के साथ साथ उसने अपने बाप को भी मार दिया, पता नहीं किसी को अंधा कर दिया, किसी को ये किया। तो वी हैव नो सच, वो जो मैं बताता ग्लोरिफिकेशन हूँ, है, हम तो खुद उससे बड़े तंग हैं कि भाई ये ग्लोरिफिकेशन मैं की हुई है, बताता हूँ हमें झूठी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है। मैं बताता हूँ हुआ क्या था औरंगजेब का। मैम देखिए, एक्चुअली हमें मुगल्स से प्रॉब्लम कम, और मुगल्स को जिस तरीके से, नॉट ओनली मुगल्स, जितने बाकी भी इस्लामिक रूलर्स आए उनसे जितना ज्यादा वो इरिटेशन कहे या कुछ भी, वो इसलिए क्योंकि वो हमारे इंडियन कल्चर में फिट नहीं बैठते। अच्छा, दिस इज द बेसिक लेकिन थिंग, जिसे हम हिंदू कल्चर कह रहे हैं। इस तरह तो हाँ, आपको इस तरह तो आपको ब्रिटिशर से भी नफरत करनी चाहिए। हाँ, वो भी ब्रिटिशर से नफरत है 300 साल हुकूमत करके गए, मैडम। वो कौन से बैठते थे, एक्चुअली वो क्या तो है, इतना जुल्म करके गए, इतना ब्रिटिशर्स, जुल्म करके गए। सुनिए तो सही, ब्रिटिशर्स को ग्लोरीफाई करने वालों की भी उतनी ही धज्जियां उड़ाते हैं। इंडिया, दैट इज भारत में आजकल हम भारत जो यूज कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स से उस नफरत का ही नतीजा है। एक हमारे आप इस चीज को शायद नोटिस करें या ना करें, ये तो मुगलों के नाम के तो सड़कों और शहरों के नाम अब बदलने लगे हैं। दिल्ली में सबसे पहले हडसन लेन, आउटरम लेन, किंग्सवे कैंप और ये सब जो है ना, ये सारे नाम पहले तो ब्रिटिशर्स की वहां फोटोएं लगी हुई होती थी, सबसे पहले तो फोटो उतार के फेंकी हैं। ब्रिटिशर्स को हाथ जोड़ना पड़ गया और ये कहा कि देखो यार ठीक है, हम भी आपके यहां थे और आप जो भी हैं, तो पहले सबसे पहले आप एक काम करें कि जितने लोगों के आप इंसल्ट कर रहे हैं ना, वो सारी फोटो हमारे को वापस भेज दो। ओके, इससे अंदाजा लगाइए, इंडिया गेट हमारे यहां सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड है, वहां ब्रिटिशर्स के नाम ब्रिटिश वॉरियर्स के नाम लिखे हुए थे, उनकी जगह हमने शहीद स्थल बनाया और वहां सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाई, मूर्ति लगाई। वो इसलिए क्योंकि हमें ऐसा नहीं है मुगल से ही प्रॉब्लम है, हमारे को ब्रिटिशर से भी प्रॉब्लम थी। असली लड़ाई हिंदू की धर्म से कम और कल्चर से ज्यादा है। यस, जाते हैं तो इसलिए ब्रिटिशर से कुछ नहीं। आज के दिन मैडम वो गुड मॉर्निंग हमारा गया, आज के दिन हम राम राम, जय श्री राम और ये सब करना पसंद करते हैं, और राम राम से भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वालेकुम अस्सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम करेंगे, तो हम वालेकुम अस्सलाम करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज जो मेरे देश का कल्चर है, मुझे एक बार उस पर तो बात करने दी जाए। व्हाट इज माई कल्चर, व्हाट आर माई रूट्स, इससे बात होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आ जाते, हमें एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम नहीं है, हमें अशफाकुल्लाह खान से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, हमें बेगम हजरत महल से प्रॉब्लम नहीं है। मैडम प्रॉब्लम औरंगजेब से क्यों है, इसे इस तरीके से देखिए। असलियत में क्या था, औरंगजेब, शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, और मेरे ख्याल से एक का नाम शुजा था, मुराद था, और औरंगजेब, 4 थे। मैडम आप कभी है ना इनकी लड़ाई पढ़िएगा, जो पावर प्ले था, औरंगजेब ने किस तरीके से इस्लाम का यूज किया, लिटरली यूज किया, और फकीराना कपड़े पहनना और सब चीजें, ताकि सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले जितने भी वॉरियर्स थे वो उसके साथ आ जाए। उसने अपने भाई मुराद के साथ क्या किया, उसने अपने भाई शाह शुजा के साथ क्या किया, सबसे मजेदार काम किया उसने दारा शिकोह के साथ। दारा शिकोह की गर्दन काटकर बॉक्स में भर के बढ़िया सा बॉक्स बनाया, गिफ्ट बैग बना के शाहजहां जिसे कैद कर रखा था उसको गिफ्ट में भेजा गया, और ये जो ले जाने वाला था उसे कहा कि जब शाहजहां खाना खाने बैठ रहा हो तब जाके ये गिफ्ट दियो। मैडम सोचिए, बूढ़ा है, बीमार है, खाना खाने बैठ रहा है, उस बंदे को औरंगजेब का दिया हुआ गिफ्ट भेजा जाता है, और वो अपने बेटे की गर्दन को सीने से लगाकर, कटी हुई गर्दन को सीने से लगाकर चिंगाड़ मार मार के रोता है।
और उसके बाद 6 दिन तक उसे उल्टियां लगी रहती है, मरने को बिल्कुल तैयार हो चुका होता है। पानी तक, मतलब पूरे दिन में एक बार पानी दिया जा रहा, वो भी 2 घूंट, कि तू जिंदा रहे। मैडम मैं अपने कंट्री के लोगों को कैसा एग्जाम्पल दूं, मुझे ये बताइए। मेरे लिए राजा राम ज्यादा अच्छे होने चाहिए, जो कि अपने बाप के कहने पर, एक बार कहने पर चुपचाप 14 साल के वनवास पे चले गए, क्योंकि अपने बाप का वादा पूरा करना, अपने पिता का वादा पूरा करना था। मेरे लिए लक्ष्मण और सीता का एग्जाम्पल होना चाहिए, या मेरे देश के अंदर रहने वाले बंदे के लिए पावर के ऊपर कब्जा करने के लिए गर्दनें काटने वाले औरंगजेब हीरो होने चाहिए? ये चीज जिस दिन कोई, अच्छा अब आ जाते हैं औरंगजेब, अकबर के ऊपर। अकबर महान था, हाँ मैडम बहुत महान था। एग्जाम्पल बता देता हूं, आपने कभी अनारकली का नाम सुना है? सलीम और अनारकली, लाहौर के अंदर उसका मकबरा है। लाहौर में अनारकली, नूरजहान और सलीम तीनों का मकबरा है। अगर आप लाहौर जाएंगे, तीनों के मकबरे में जाएंगे, तो शायद, जहां तक मुझे पता है, उर्दू में या फारसी में या तुर्की में, कहा फारसी में, एक लाइन लिखी हुई है उस अनारकली के मकबरे में कि अगर खुदा मुझसे एक दुआ कबूल करे तो मैं यही दुआ मांगूंगा कि एक बार मुझे अनारकली से मिला दे, पूरी जिंदगी उसकी इबादत करूंगा। अब आपको मैं अनारकली का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैडम अनारकली जब लगभग 12-13 साल की थी, तो औरंगजेब ने अपने ही एक सरदार को मार के उस पे अनारकली पे कब्जा कर लिया। बहुत ज्यादा सुंदर थी, और वो इतनी सुंदर थी कि अकबर उसे लगभग कैद करके रखता था कि कहीं किसी की नजर उस पर ना पड़ जाए। कैद इन द सेंस साइड में, पीछे। उस अनारकली से शहरयार या कुछ ऐसे नाम का एक लड़का भी पैदा हुआ था, वो लड़का भी पैदा हुआ। अब आप सोचकर देखिए, अकबर अनारकली के रिलेशंस हैं, और एक बेटा भी है जो बता रखा है कि सलीम उसका भाई है। अब सलीम जाता है और किसी तरीके से उस हरम के अंदर जाता है, और वहां अनारकली दिख जाती है, उसके और अनारकली के रिलेशंस स्टैब्लिश हो जाते हैं। अकबर से बर्दाश्त नहीं होती, अकबर सलीम को भगा देता है, अनारकली को फांसी दे देता है, जो भी है। फिर अनारकली के बेटे को भेजता है कि जा अपनी मां को मार दे। अनारकली की रियलिटी में कहां पर दफनाई गई किसी को नहीं पता, और इसी गम में सलीम जो है वो शराबी बन गया। कैन यू इमेजिन? बाप बेटा जो है, एक चीज बनी है जो मुगल आजम बनी है, वो तो स्टोरी आप जो बता रहे हैं उस पर तो बनी नहीं, मतलब बाकी मैं आपको वो भेज देता हूं मैडम। तो जो मुगले आजम, जिस मुगले आजम की आप बात कर रहे हैं, हाँ। वो मुगले आजम एक फिल्म थी, और मैं आपको ऑथेंटिक फैक्ट्स के साथ बुक्स भेज सकता हूं। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं ये सब। अच्छा एक काम की, छोड़िए उस चीज को, इसके ऊपर एक मूवी बनी है ताज, मूवी नहीं सीरीज बनी है ताज। उस ताज सीरीज को कौन से उस पर मुझे नहीं पता, देखिएगा, और कहोगे तो मैं उसके लिंक भेज दूंगा, आप उसे देखिएगा। इनकी गंदी राजनीति समझ में आ जाएगी कि अनारकली के लिए बाप बेटा लड़ रही है। मैडम मेरे देश के लड़के के लिए, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उससे मतलब नहीं है। मेरे एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, बस इतना बता दीजिए। अकबर, नहीं कोई भी नहीं होना चाहिए, ये इनमें से जरूर नहीं मैडम, राम होना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, अगर हिस्ट्री ट्रूथफुली हिस्ट्री को अगर देखा जाए, देखें एक होता है सेंटिमेंट्स आपके, आप मुझे जो लगता है ना, हमारा जो मुगलों का एरा को हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं, दैट इज बिकॉज द वर्ड इस्लाम इज अटैच्ड टू देम, और वो हमें कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो है ना, वो एक कंसोल करता है कि जी हाँ हमारी 1000 साल की हुकूमत थी, तो हमारा ये था, वो उस हुकूमत के अंदर क्या नाइंसाफियां हुई, क्या गलत काम हुए, इस तरह से दूसरों को खराब किया गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये ग्लोरिफिकेशन का एक जो सेंटिमेंट्स है, जो माइंडसेट है, प्रोबेबली वो एक मुझे बस लगता है कि, और वही कैरी फॉरवर्ड होकर पाकिस्तान आया, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास टू फॉल बैक कुछ और तो था नहीं। तो हमने क्या किया, अपने बच्चों को कहा कि देखो तुम्हारे जो आबाओ अजदाद थे वो मुगल थे, और उनमें ये अब जैसे हमें अकबर के बारे में, मैं अब आपको बताती हूँ, हमारे मदरसों में आप चले जाएं तो अकबर की दुर्गत बनती है, अरे इसने दीन इलाही इजाद कर दिया, ये तो जो था वो काफिर था, ये ऐसा था, ये वैसा था, इसने हिंदुओं से शादी की हुई थी, उसकी दुर्गत बनती है वहां। और जब आप क्लासरूम में जाके बैठते हैं और एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, तो उसमें वो कहते हैं कि जी वो तो बड़ा डेमोक्रेटिक था, उसने हिंदुओं को मुसलमानों को लेकर चला, वो बहुत समझ। तो ये इतनी डुअलिटी है यहाँ भी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि एक बैगेज है जो हमने विलिंगली मुसलमानों ने अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है सब कॉन्टिनेंट के, क्योंकि हम समझते हैं, समझते हैं कि ओ ये 1000 साल का मुस्लिम राज और पता नहीं क्या कुछ। तो
I personally, this is what I think मैं about. इसे थोड़ा सा और चेंज करना चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं 1000 साल का मुस्लिम राज, असलियत में ये 1000 साल का वॉर टू कंक्वेस्ट दिस कॉन्टिनेंट था, जिसमें ना तो एम्पायर्स हिंदू वैसे ही हारे। बनी ना, एम्पायर्स वैसे ही बनी, उसमें बीच बीच में और भी रहा है। एम्पायर्स जो बने, वही चीज मैं कह रहा हूं कि लगातार एक तरीके से इसे हम, फिर कभी आप हिस्ट्री में मुझे बुलाइए और मैं और बढ़िया फैक्ट्स। एक चीज मैडम, तो मेरा अब जो कंक्लूडिंग रिमार्क, वो मतलब जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका एक जो लास्ट लाइन है वो ये है कि मैडम देखिए असलियत में क्या होता है, मेरे देश में औरंगजेब हीरो होगा जिसने अपने भाइयों की गर्दन काट के उनकी लाशों के ऊपर एम्पायर पर बैठा, और जिसने अपने बेटे अकबर सेकंड तक को नहीं बख्शा। यह भी फैक्ट है, अपने बेटे अकबर सेकंड को भी औरंगजेब ने नहीं बख्शा। या फिर मेरे लिए, मेरे देश के लोगों के लिए भगवान राम एक एग्जाम्पल होंगे कि बेटा अपने बाप की इतनी इज्जत कर कि उनकी जबान के ऊपर कई बार हो सकता है तुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो वो भी कर। ठीक वो है, अगर मुझे मेरे हिंदू, मुझे मेरे मुस्लिम एग्जाम्पल्स में मिलेगा, मुस्लिम भाइयों के एग्जाम्पल्स में, तो उसे भी शेयर करते हुए हम देर नहीं लगाएंगे। बस प्रॉब्लम यह है हमारे लिए हीरो कौन हो। हमारे लिए अशफाकुल्लाह खान हीरो हो सकते हैं, हमारे लिए रहीम हीरो हो सकते हैं, हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम हीरो हो सकते हैं, अब्दुल हमीद हीरो हो सकते हैं, लेकिन मैडम औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता। लड़ाई इस चीज की। हीरो नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज बताए, फिर मुगल तो सारे मुगल तो बुरे नहीं है ना, ये तो आप भी मान गए कि सारे मुगल बुरे हाँ नहीं थे। मैडम मैं बता देता हूँ औरंगजेब मुगल्स कितने वो अच्छे थे या बुरे थे। एक सेकंड, अच्छा फिर एक सेकंड, अब अगर सारे मुगल बुरे थे ना, तो फिर यार बात सुने ना, लाल किला भी खत्म करें, ताजमहल, उससे तो इतना कमा रहे हैं अमेरिका, इंडिया 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 हिम्मत करे ना, ताजमहल को डिमोलिश कर दे। कुछ कोई किसी को, इंडिया को कोई कुछ नहीं कहेगा, करे आज डिमोलिश करे ना, क्योंकि इतनी टूरिज्म है, इंडिया हिम्मत ही नहीं करेगा कभी करने की। इंडिया को कहे ना कि लाल किला डिमोलिश करे, क्योंकि आपकी जमीन है, शायद उसके नीचे से भी कोई मंदिर निकल ही आए। तो कहाँ कहाँ क्या, तो फिर अगर मुगलों से इतनी है तो मुगलों को यूज भी कर रहे हैं, उनके नाम का पैसा भी कमा रहे हैं, और वो बुरे भी हैं। तो ये क्या, मैडम ये देखिए, नहीं है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हिपोक्रेसी नहीं है, मुझे बताएं। मैडम ये हिपोक्रेसी उस टाइम पर शुरू हो जाती है जब ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि शैलो फैक्ट्स जब गड़बड़ होने लगते हैं, तो क्या वही ताजमहल बनाया। मैडम पहली बात, एक बहुत ही शैलो फैक्ट्स का शैलो आंसर ये है मैडम, वो जो ताजमहल था वो बुखारा के से तो पैसा आया नहीं था। अच्छा, वो पैसा अफगानिस्तान या ईरान से भी नहीं आया था। मेरे बाप दादाओं ने हिंदू बने रहने के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, मार खाई, गर्दनें कटवाई। हमारे पास इतने फैक्ट्स हैं कि पेड़ों पर उनकी, मेरे बाप दादाओं की गर्दनें जो थी वो पेड़ों पर लटकी हुई मिलती थी। गांव के अंदर आज भी नाम लिया जाता है। तो मैडम हमने, और मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल नीचे है, और वहां अगर हम सरवाइव कर पाए इस एक्सट्रीम रूल के अंदर, तो मैडम ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो मेरे पैसे, मेरे बाप दादाओं के पैसे का। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, रेवेन्यू। मैडम इंडियन इकोनॉमी का कितना रेवेन्यू ये ताजमहल वगैरह दे देते हैं। तीसरी वो बात, तो बात सही है, लेकिन तीसरी बात इसमें, तीसरी बात मैडम अभी अभी खत्म नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि मैडम देखिए इस चीज को इस तरीके से देखिए, लड़ाई इस चीज की नहीं है कि मुगल्स बुरे थे अच्छे थे। इट इज द एफर्ट टू रीडिफाइनिंग द मुगल रूल। हम मुगल रूल को रीडिफाइनिंग कर रहे हैं। उसमें जो बुरा चेहरा है कि भाई उनको हीरो मत मानो, उनको, उनका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं था, उनकी पर्सनल लाइफ को आप मत उठाओ। और रही बात मैडम इंक्लूसिविटी के ऊपर, कभी अकबर के ऊपर तसल्ली से बैठ के बात करेंगे कि अल्टीमेटली अकबर ने जो दीन इलाही चलाया कुछ भी था वो क्या था, और कहां कहां पर ऐसा भी होता था कि मैडम अकबर के ऊपर ऐसा एलिगेशन भी है कि एक मेला लगता था, अकबर वहां पर लड़कियों के कपड़े पहनकर पहुंच गया था और एक राजपूत लड़की ने उसे धो दिया था। बाद में जब पता लगा, बाद में जब पता लगा कि वो अकबर है, तब माहौल अलग था। और ये बाकायदा मैं आपको फैक्ट दूंगा, ये फैक्ट है। अब सोच कर देखिए कि, और रही बात ग्लोरीफाई करने की, तो मैडम देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, ग्लोरीफाई हम नहीं कर पाए, हम, हमारा काम है रीडिफाइन करना कि जो औरंगजेब भी एक रूलर था, तो रूलर ने जो किया वो ठीक था गलत था हम उस पर डिस्कस करेंगे। वो हीरो नहीं हो सकता, वो हीरो बिल्कुल नहीं हो सकता। जहांगीर, मैडम जहांगीर, अच्छा आपको पता है जहांगीर, जो भी आप XYZ कहते हैं, जहांगीर दिन में कितनी शराब पीता था? ज्यादा नहीं, 20 पैक।
ठीक और है। वो भी कब पड़ती थी तो 6 अफीम की गोलियां रेगुलर था, रेगुलर 6 चलिए अफीम की गोलियां, इतना तो जाके उसको होश आता था कि हाँ मैं जिंदा हूं। चलिए ठीक है, हम लोग अब ऐसे यहाँ बंदे को तो हम अपना हीरो नहीं बना सकते ना। तो लड़ाई इस चीज की है कि हीरो कौन होगा, और इसी चीज को इंडियन कल्चर कहते हैं हम, कि हमारी वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी उन गलत लोगों के, मैडम हमारे यहां रावण कभी हीरो नहीं हो सकता। हमारे यहां विभीषण नाम तक नहीं रखते, हमारे यहां विभीषण नाम तक नहीं रखते हम लोग। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हम जानते हैं कि इट्स एक गलत इंप्रेशन जाएगा। एक लास्ट चीज और मैडम, आपको पता है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है महाभारत, आपने हम बताया। अपने घर में कभी उसको पढ़ते नहीं है। हम्म, गीता के अलावा हम कभी रामायण नहीं, वो महाभारत नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि इससे गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है। हमारा फोकस उन ट्रेडिशंस, उन कस्टम्स के ऊपर है जिसे हम हिंदुइज्म कह रहे हैं, हिंदू कल्चर है। लड़ाई हिंदू कल्चर की है, रिलीजन की नहीं है। तो चलिए अब कंक्लूडिंग, एक ठीक है मैडम। कंक्लूडिंग करते हैं, बहुत टाइम हो गया। अ, क्या जो इस वक्त आपकी सरकार है वो एक मजहब की है या बहुत सारे मजाहिब की सरकार है इंडिया में? और लेकिन आप शॉर्ट आंसर रखिएगा, फिर हम इसको कंक्लूड करें। मैडम बिल्कुल। अब आप ये देखिएगा, अगर आप ये देखते हैं कि एक भी एमपी जो है वो बीजेपी का मुस्लिम नहीं है, एक भी हम्म, विधायक मुस्लिम नहीं है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यार ये तो एक ही मजहब की गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप उस्ताद योजना से लेकर किसी भी गवर्नमेंट, अच्छा हमारे यहाँ जो घर, गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं, उसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि हिंदू को मिलेगा मुस्लिम को नहीं मिलेगा? आप बताएं। सिलेंडर गैस फ्री में दी जा रही है, बिजली फ्री में दी जा रही है, क्या यहां पर डिस्क्रिमिनेशन है कि मुसलमान से हम 100 रुपए यूनिट लेंगे और हिंदू जो है उसका यूनिट नहीं? या फिर कहीं कोर्ट में अगर मुस्लिम चला जाता है तो वहां पर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता हो? नहीं। प्रॉब्लम यही है कि प्रोजेक्ट अलग तरीके से किया जा रहा है, गवर्नमेंट के लिए सब न्यूट्रल है, और यहां हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जीतती है कि अगर कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोर्ट पहुंचिए, कोर्ट के अंदर कॉलर पकड़ के आप घसीटिए गवर्नमेंट को, और वो मानेंगे कि हाँ यार गलती हो गई, सॉरी, हम इसको इंप्रूव करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच हरिमोहन साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे अपने जहन में बहुत सारे सवाल थे, तो मेरा था कि वो सवाल हमें क्लैरिटी से ये होता है कि कुर्बत बढ़ती है और डिफरेंसेस मैडम जो है वो होते हैं। मेरा बड़ा एक मन रहेगा कि आप कभी है ना एक आर्टिकल लिखे इंडिया की तारीफों में। अच्छा, अल्लाह करे कभी ना आए। नहीं नहीं, बहुत जल्दी आएगा, बात करते करते उसको डिफाइन करेंगे, कोई समस्या थोड़ा ना है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये हमारी डिस्कशन आपको पसंद आई होगी, और अगर काइंडली मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।